आज हम देखते रिमेनिंग टॉपिक जो वीबीटी की बात हम कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमने बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये जो प्रपोज किया था एफ डब्ल्यू लंदन और वुलर, एफ डब्ल्यू एच हिटलर ने और एफ डब्ल्यू लंदन ने ये प्रपोज किया था कि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो CH4 जो आपके पास बनता है कार्बन की, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो px, py और pz ये तीन ऑर्बिटाल है, इनमें वन इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी वन इलेक्ट्रॉन आएगा हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस कार्बन शुड मेक टू बॉन्ड्स। तो कार्बन को चाहिए कि दो बॉन्ड बनाए, तो चार बॉन्ड कैसे पॉसिबल है? तो कार्बन चार बॉन्ड नहीं बना सकता अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो फिर वीबीटी की मॉडिफिकेशन की थी। वीबीटी को मॉडिफाई किया था LC पॉलिंग ने और स्लाटर ने 1931 में इसको मॉडिफाई किया था। इन्होंने ये बात की थी कि a pair of electron a pair of electrons gets unpaired। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो अनपेयर्ड हो जाता है। ठीक है। एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू नेक्स्ट अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है और वो नेक्स्ट जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसमें जंप कर जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन की बात करें तो इसके पास S में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में भी टू इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होगा? अब देखें, इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए आपको पता है एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो बांड बनेंगे, दो बांड ये बनेंगे यहाँ से। अब जब भी बांड बनता है तो पहले बांड बनेगा तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी जो होगी वो इस एक्साइटेशन के प्रोसेस को कैरी करेगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो चार बांड बना रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्री का। इसको किस तरह से मॉडिफाई किया? जो आपके पास है स्लाटर और पॉलिंग, LC पॉलिंग ने, इन्होंने ये मॉडिफाई किया था 1931 में ये कॉन्सेप्ट के जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं और इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं। अब वीबीटी आपने पढ़ी, वीबीटी ये बात करती है कि प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं प्योर ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। हाइब्रिड नहीं कहूंगा मैं इन्हें, बल्कि ये बांड बना देते हैं, कोवलेंट बांड बना देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की अभी हमने बात नहीं की। कोवलेंट बांड बना देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। ठीक हो गया। ये बात अभी तक कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो CH4 होता है तो इसमें ये होता है कि आपके पास ये चार बांड बनते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। क्योंकि प्योर ऑर्बिटल मैच कर रहे हैं तो इनमें जो बांड स्ट्रेंथ है, मैं अगर आपसे ये बात करूं कि इनमें एक जो बांड बनता है CH4 में, वो आपके पास एक बांड जो होता है SS बांड होता है
और बाकी जो 3 बाड होते हैं, 4 टोटल बाड है, वो एसपी बाड होते हैं। एसपी बाड होते हैं 3, और एक बाड होता है एसएस बाड। अब देखें, ये एसपी बाड और ये जो एसएस बाड है, बोथ शुड बी डिफरेंट। बोथ शुड बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होने चाहिए। और हमने ये बात भी पढ़ी है सर कि जो पीपी होता है ऑर्बिटल, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिर आपके पास पी एस की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा, फिर एस एस की स्ट्रेंथ होती है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग जो एस एस बाण है, इसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, और इसका जो एंगल है वो भी डिफरेंट होना चाहिए था। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये सारे पास्टुलेट, देख चुके हैं। और वीबीटी बात ही करती है प्योर ऑर्बिटल की, इधर कोई हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो सर देखा ये गया कि जो इनके अंदर बाण पाए जा रहे हैं, और जो बाण एंगल होता है इनका, बाण एंगल जो होता है और जो बाण स्ट्रेंथ होती है, ये चारों बाण्ड्स की, ये सारी की सारी सेम होती है। मतलब ये चारों बाण एक जैसे हैं। तो सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अगर आपको अब भी नहीं समझ आता कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, तो दोबारा से वीबीटी पढ़ें कि सर एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि सारे के सारे बाण एक जैसे क्यों हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी क्यों है, उनका बाण एक जैसा क्यों है, हालांकि बीबीटी ये बात एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो फेलियर ऑफ बीबीटी की बात करते हैं, और इसके बाद हम मूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। फेलियर ऑफ बीबीटी देखें, वीबीटी के एक तो फेलियर ये था कि ये टेट्राहेड्रल या टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो बाद में मॉडिफिकेशन हो गई। और दूसरा, ये एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई लाइट नहीं डालती, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है जी। तीसरा ये पॉइंट है इसका कि थ्योरी एज्यूम करती है इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया में लोकलाइज्ड होते हैं, यानी वो मूव नहीं करते, एक स्पेसिफिक एरिया में वो लोकलाइज्ड हैं। स्पेसिफिक एरिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं करते, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो मेन इसकी है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो ये है कि बिगेस्ट इसका जो फेलियर है कि बाड फार्म्ड बाय डिफरेंट आर्बिटल। जो डिफरेंट आर्बिटल अभी आपने देखा कि एस पी का बाड बन रहा था और एस एस का बाड बन रहा था, इनमें डिफरेंट एनर्जीज होनी चाहिए। ये इस बात को कहती कि बाड फार्म्ड बाय डिफरेंट आर्बिटल हैज या हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट बाड एंगल्स। डिफरेंट एनर्जीज, जो बाड डिफरेंट ऑर्बिटल से बनते हैं, उनकी एनर्जीज और उनके बाड एंगल जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये कुछ फेलियर हैं बीबीटी के। इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोगलापन। हाइब्रिड का मतलब होता है दोगलापन। क्या असर, देखिए इसमें क्या होता है कि अटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम या नियरली सेम एनर्जी, ये इंटरमिक्स होते हैं आपस में। इंटरमिक्स, और ये इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल्स दे देते हैं, जिनकी जो एनर्जी होती है, न्यू ऑर्बिटल जो आपको मिलते हैं, उनकी एनर्जी और जो शेप होती है वो सेम होती है। इसको तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कि जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वीबीटी ये बात एक्सप्लेन नहीं करती थी कि उनकी शेप सेम होगी। वीबीटी ये कहती थी कि
जो डिफरेंट ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ और शेप डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन सर हाइब्रिडाइजेशन इस बात को वेरीफाई करती है कि जो उनकी एनर्जी होगी और जो शेप होगी वो सेम होगी। तो जैसे हमने देखा CH4 में 4 बॉन्ड है, तो सर 4 बॉन्ड जो होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है और जो शेप होती है वो सेम होती है। ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। अब हाइब्रिडाइजेशन को सादा से लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ कि आप जूस बनाते हैं, डेफिनेटली बनाना ले लिया आपने, बनाना ले लिया प्लस आपने मिल्क ले लिया, एप्पल ले लिया आपने। अब देखें, एप्पल बनाना इनकी एनर्जी सेम ही ऑलमोस्ट है, ऐसे कह लें, हम एज्यूम कर लेते। दूध ले लिया, अब सबको आपने क्या कर दिया, शेक कर दिया अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद आप देखते हैं कि जो फॉर्म आती है वो लिक्विड होती है, और उसकी जो शेप होती है वो सबकी सेम ही होती है। मतलब शेप वाइट ही होती है तकरीबन, या येल्विश थोड़ी सी हो जाएगी। तो शेप जो होती है वो सेम हो जाती है। तो इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, कि दो या दो से ज्यादा चीजों को लेना है और उसको मिक्स करवा देना है, और मिक्स करवाने के बाद जो उनकी एनर्जी आएगी और जो शेप आएगी वो सेम होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने VBT में बात किया था, ओवरलैपिंग होती थी एटॉमिक ऑर्बिटल में, और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की लैपिंग होती थी। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते थे वो ओवरलैप शो करवाते थे। लेकिन मसला क्या हुआ कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ये बात करती है, हाइब्रिडाइजेशन सेज के बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अक्कर्स, यानी ओवरलैपिंग से पहले जो होगी वो हाइब्रिडाइजेशन अक्कर होती है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सर पहले ओवरलैपिंग होती है या हाइब्रिडाइजेशन, तो आप उन्हें क्लियरली बता दें कि सर ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल मीनिंग आप उन्हें बताएं कि सर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मिसाल आपको दूं कि कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब इसमें एक s होता है सर मिलता, और 3p मिलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है 3p मिलते हैं और एक s होता है सर, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक स्टेट बना देते हैं, और उसको बोलते हैं sp3। अब ये एक हाइब्रिडाइजेशन है, तो इट मींस सर कि ये जो बाण बन रहा है, यहाँ पर 4 बाण बनते हैं और चारों के चारों जो बाण होंगे वो sp3s होंगे, क्योंकि s जो होता है, जो s होता है ये आपका आता है हाइड्रोजन से, और जो पी होता है ये आपका आता है कार्बन से पी। तो सर इसमें जो बाण बन रहा है, 3 जो बाण है sp3s, ये भी sp3s, ये भी sp3s बाण होगा। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की देखेंगे सर, जो एटम होता है ना बेसिकली, नंबर ऑफ एटम में से सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हम चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 सेंट्रल वाले की, और इसके साथ लगा हुआ s उसका, और इसी तरह sp3s। तो अब ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3s है। तो इस वजह से ये जितने भी बॉन्ड है इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है, और जो शेप है वो सेम है। शेप जो है वो सेम है जी, बॉन्ड एनर्जी भी इक्विवेलेंट है और शेप भी सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस बात को एक्सप्लेन करती थी। VBT का जो फेलियर था वो मैंने आपसे शेयर किया। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेसिकली इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता। हम सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। और दूसरी बात, ये आल्सो हेल्पफुल है फॉर
आल्सो हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग जियोमेट्री ऑफ मालिक्यूल। ये मालिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। फिर एक बात याद रखें, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये लोअर एनर्जी रखते हैं, लोअर एनर्जी रखते हैं देन प्योर ऑर्बिटल से। जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं उनसे इनकी एनर्जी लोअर होती है। ये तो आपको कॉमन सी बात है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अभी कंबाइन नहीं किया उन्होंने, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लोअर हो जाती है। और हाइब्रिडाइजेशन ये बात करती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। ठीक हो गया। तो जो ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा, जब बांड बनता है तो डेफिनेटली एनर्जी लोअर होती है। बांड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ओनली ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड, जो बात थी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, वो वीबीटी की कैंसिल कर दी इसने। इसने कहा ऑर्बिटल मीट करते हैं आपस में। फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड, ये जितने भी होते हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं और इनके नतीजा में फिर बांड बनते हैं। इधर वो बांड सिग्मा हो सकता है या वो बांड पाई हो सकता है। ये सारे आपके पास बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक हो गया जी। आफ्टर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, बे, बेटा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज अ हाइब्रिडाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एनर्जी फॉर मिक्सिंग, ये जो एनर्जी होती है आपकी रिएक्टेंट के पास होती है, ऑलरेडी एनर्जी होती है रिएक्टेंट के पास, याद रखें। और कुछ अमाउंट में हमें हीट की सूरत में एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ई ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, तभी वो एनर्जी बैरियर पूरा होता है। कि लेट्स सपोज ये जो रिएक्टेंट है, अब देखें यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ए प्लस बी रिएक्टेंट थे तो ये सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी तो हम ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं, ये याद रख लें। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। जो इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल होते हैं उनके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं। यानी जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल जितने मिलते हैं आपस में उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेन चीजों की, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक की भी बात करते हैं, और एक दो और चीजें, एक टेबल आपसे मैं शेयर करता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लिहाज से इसको आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर हैं। अगर आपके पास दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो और सात हो, तो हम वन बाय वन सबको देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो हैं, जैसे एस और पी या पी और पी, तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी यहाँ पर वो लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो आपके पास एसपी होगी। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो ज्योमेट्री होगी सर इसकी, वो आपके पास लीनियर होगी। और ऑलमोस्ट जो बार्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होता है लीनियर में, जो बार्ड एंगल होता है।
अगर आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, टीपी। इस तरह से होगी। ट्राइगोनल प्लेनर सर क्या मतलब कि तीन कोने उसके बन गए, और इन सब में जो बॉन्ड एंगल होगा 120 का होगा। 120 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास, ये देखें, ये तीनों को मिलाकर आप 160 360 बन जाता है। ठीक हो गया। अगर 4 है तो sp3 होगी, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री इसकी। और टेट्राहेड्रल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 होता है। ठीक हो गया। अगर 5 है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी सेम होगी ट्राइगोनल प्लेनर के, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर देना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल ऐड कर देना है बस आपने। मतलब क्या है सर, देखें ये ज्योमेट्री इसकी बनेगी, ये इस तरह से और ये इस तरह से। आप देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना दी है। दो एटम आपने ऊपर नीचे लगा देने, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये वाला कम है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है अगेन 120 का है। तो ये आपने देखना है। अब 6 नंबर पे आ जाता है कि अगर 6 आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो आपके पास sp3d2 बनेगी। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल जो होती है ये प्लेनर ज्योमेट्री है। मिसाल आपको दूं कि ये क्रॉस टाइप, ये इस तरह से जो ज्योमेट्री होती है बेसिकली, चार इसमें जो एटम होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में चार जो एटम होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, और दो दो ऊपर नीचे होते हैं। दो आउटसाइड एक प्लेन होता है, और एक बिलो प्लेन होता है, एक अबव प्लेन होता है। यानी ये है सीन, एक अबव प्लेन है एक बिलो प्लेन है। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 6 एटम इसके साथ लगे होते हैं। और लास्ट वन इज sp3d3 सर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी जो ज्योमेट्री होगी। और ये किस तरह से होगी वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखे पेंटागोनल मीन 5 कोने होंगे। आपको एक तो ये बात याद रखनी कि पेंटागोनल मीन 5 कॉर्नर्स आर देयर। तो यहाँ पर इसका जो ऐसे, एक ये, और ये कॉर्नर 3, और ये एक 4, और ये 5, और दो ये जो ऊपर होंगे दो, क्योंकि 7 है ना, तो दो जो होंगे वो ऊपर नीचे एटम होंगे। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक हो गया। तो ये बातें आपने देख ली हैं। ठीक है जी। इससे जब बेटा आपको क्वेश्चंस का टाइम दिया जाएगा तब आप पूछिएगा काइंडली। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिक्स फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो दो ट्रिक है, एक कल मैंने आपको बता दी थी, आज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपने हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इक्वल होती है 1/2। तो यहाँ पर आपके पास होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस प्लस आपने करना है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इट मींस इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो आपने इनमें प्लस करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो गया है, तो उसको आपने माइनस करना है। और प्लस प्लस आपने करना है सर नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम के कितने ऐसे एटम लगे हुए हैं जिनकी वैलेंसी एक है। तो अब एग्जांपल आपके पास हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। SF4, इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इस फार्मूले की मदद से, तो 1/2 वैसे ही आ गया। अब सल्फर छठे ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे,
और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो सर मोनोवैलेंट एटम आपको पता है, फ्लोरीन जो होता है इसकी वैलेंसी एक होती है, तो ये मोनोवैलेंट है, तो चार लगे हुए हैं। तो 6 + 4 आपके पास 10 होते हैं, और 10/2 तो ये 5 होते हैं। तो 5 आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d होती है। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल बता दूं, जिनान टेट्राफ्लोराइड। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए, जिनान के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं, प्लस आप विद इन 5 सेकेंड ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 12 और 6, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप एंगल बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप शेप बता सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे चार्जेस वाले कंपाउंड को कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखें CH3 नेगेटिव। देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन बड़ी आसान है, 1/2। आपको पता है 4 इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इसके पास मोनोवैलेंट एटम है। अब माइनस चार्ज था तो उसको प्लस कर देना होता है। तो ये आपके पास 7 और 1 8, तो 4 आता है, तो इट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और यूनिक ट्रिक है जो आप यूज करते हुए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखें वो बड़ी आसान है कि अगर आपके पास 2 से 8 तक के इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप उनको डिवाइड करेंगे 2 से। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास 8 से ज्यादा और 55 से कम या इक्वल टू है, तो आप डिवाइड करेंगे 8 से। अगर आपके पास 56 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप डिवाइड करेंगे 18 से। तो सर अब इसको इसके अकॉर्डिंग भी करके देख लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है आपको समझ नहीं आ रही होती, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। SO2 आपको पता है सर कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 12। तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब 18 किस कैटेगरी में आता है सर? 18 आता है सेकंड कैटेगरी में। तो 18 को आपने अंदर रखना है, सिर्फ मैथ है और कुछ नहीं है। तो 18 को 8 से डिवाइड करेंगे सर, 8 2 16। सर तब तक डिवाइड करना है जब तक जीरो ना आ जाए, 2 बचते हैं पीछे। अब आपको पता है 2 किस कैटेगरी में आते हैं? अब 2 जो होता है सर इस कैटेगरी में आता है, 2 और 8 वाले इलेक्ट्रॉन इस कैटेगरी में आता है। तो अब आप डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 1 R 2, तो आंसर इज 0। अब 2 और 1, 2 and 1 is 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी, बाज़ औक़ात आपको फार्मूला नहीं लग रहा होता, तो आप इसको यूज करें। इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, उनका सम। जैसे CH4 की बात कर लेते हैं सर, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, और 4 ही इन हाइड्रोजन के पास होते हैं, तो 8। तो 8 वाली कैटेगरी आपके पास होती है 2। तो सिंपल है सर, 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आएगा, तो आंसर इज 0। तो ये आपके पास sp3 हो गया। तो देखिए बहुत आसान ट्रिक्स है, दो बातें मैंने आपको बताई, ये दो फार्मूले बताए हैं। ये याद रख लें, आपके जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन हैं वो इन दो फार्मूलों से सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम एक और वीबीटी की बात करते हैं थोड़ी सी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के मुताबिक आपने ये बात पढ़ी कि सर जो CH4 है, अभी अभी आप हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी को देख कर आ रहे हैं, sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और NH3 जो है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और आपको पता है वाटर जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है। सर क्या बात करें, सबकी sp3 है, तो आप क्यों बता रहे हैं फिर हमें? तो देखें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी 19.28 होना चाहिए था, इसका जो होना चाहिए था वो भी 1928 होना चाहिए था।
और इसका जो होना चाहिए था वो भी 1928 होना चाहिए था। तो इन सब के जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होने चाहिए थे। लेकिन आपको पता है कि इनके बॉन्ड एंगल सेम नहीं होते। बॉन्ड एंगल सेम ना होने की वजह से इनमें क्या होता है कि एक्चुअल में रिपल्शन होती है। ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। बेसिकली रिपल्शन होती है और उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है हमारे पास वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है। अब उस पे हम बात करते हैं। तो देखें, एक तरतीब से हम चले हैं और हर पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं कि क्या किस तरह से और क्यों रिजेक्शन होती है और क्यों फिर हमें फर्दर थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का नाम होता है। ये क्या कहती है, दो बातें करती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो टाइप होती है वो टू टाइप है। नंबर वन, आपके पास वो बॉन्ड पेयर। ठीक हो गया। और दूसरी जो है वो लोन पेयर होते हैं। ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये दो तरह के बॉन्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में। और इनकी रिपल्शन की अगर हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर होता है वो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है। वो क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में फिर, एंड लास्ट में आपके पास बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, थर्ड पॉइंट इसका, कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑलवेज आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। एक दूसरे से वो फार अपार्ट दूर रहते हैं। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे बना सकते हैं, एक बाण के इलेक्ट्रॉन दूसरे बाण के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहेंगे, वो मतलब करीब नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये बात करती है कि जो होती है आपके पास ज्योमेट्री जो होती है, जी फॉर ज्योमेट्री जो होती है आपके पास, वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। बॉन्ड पेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है और लोन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब वाटर की अगर आप बात करें तो सर वाटर की ज्योमेट्री जो होती है वो डिफरेंट होती है, शेप और चीज होती है। और फिफ्थ बात करें कि शेप जो होती है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर के ऊपर। मतलब सर देखिए, आपके पास वाटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपके पास इसकी शेप होती है वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर बोल देते हैं इसको आप। अगर आप लोन पेयर कंसीडर करें तो लोन पेयर को भी आप शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें आप, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बन चुकी है अब। तो जो ज्योमेट्री है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर के ऊपर भी और लोन पेयर के ऊपर भी, ये दोनों पर डिपेंड करती है। जबकि जो शेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बात हमें बताती है वेस्पर थ्योरी, शेप इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। अब देखिए, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्यों रखता है, इसकी रीजन क्या होती है। देखिए, लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होती है, इसकी यही रीजन होती है कि आपके पास जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर आपको बांड की बात मैं समझाऊं, ए और बी के दरमियान बांड है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डिस्टेंस पर होते हैं और सेपरेट होते हैं, पार्टीशन हुई पड़ी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन करें, तो उनकी सेपरेशन होती है।
ठीक हो गया। लेकिन लोन पेयर में क्या होता है कि दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं। अब इस सिंगल न्यूक्लियस के ऊपर होने की वजह से वो ज्यादा रिपल्शन रखते हैं, सेम प्लेस पर होते हैं, जबकि यहाँ पर वो डिफरेंट प्लेस पर हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उसका डिस्टेंस काफी होता है। लेकिन जबकि जो एक एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर एक ही प्लेस पर होता है, तो अब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो बड़ी रिपल्शन रखते हैं। तो यही रीजन होती है कि लोन पेयर जो होता है वो मोर रिपल्शन